अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोग बस 4 मिनट या 3 मिनट वेट करें। हम 3-4 मिनट में अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, सही है? आ जाएंगे तब तक सारे बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं क्लास, सही है? 3-4 मिनट में। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, तो वैसा होगा। सही है भाई। करके मिटा भी दी। चले भाई। अल्लाह का शुक्र जहरा, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबको वालेकुम अस्सलाम भाई। तो बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया है, which is applications of biology। फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सही है? अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, इसका मतलब क्या है? कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो हमें बायो की मदद से मिल रहे हैं, यानी बायो हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर किस तरह से हेल्प कर रही है, किस तरह से हमारी जिंदगी पे ये असरअंदाज हो रही है अच्छे मायने में, सही है? ये कहलाता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। तो
एक एक करके हम पढ़ेंगे भाई सारी एप्लीकेशन. फर्स्ट एंड आई गेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायो इज immunization. Can any one of you tell me what is immunization? Immunization क्या होता है? नहीं बेटा, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, बट आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन. एंड आयशा, वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन. सही, बट पहले डेफिनेशन तो बताएं. इंजेक्शंस जो लगते हैं सिर्फ इंजेक्शन से थोड़ी होती है इम्यूनाइजेशन. The rates of infant mortality, the ability of body to protect itself. मुस्कान, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बट इम्यूनाइजेशन नहीं होता. ये इम्यूनाइजेशन होता है बेटा द प्रोसेस बाय विच वी कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन कहलाता है. अब जब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा ना कि इम्यूनिटी क्या होता है, तो मुस्कान का जवाब बिल्कुल सही है उसमें, कि बॉडी की सलाहियत अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, या जैसे आयशा ने बोला कि मॉर्बिडिटी को कम करने की, यानी डिजीज को कम करने की बॉडी की जो सलाहियत होती है ना, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है. समझ में आ गई बात? इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? व्हाट आर पैथोजेंस? What are pathogens? एग्जाम्पल सही दी है आयशा ने. यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं. तो बॉडी की सलाहियत पैथोजेंस से लड़ने की और हमें प्रोटेक्ट करने की, ये क्या कहलाती है? इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाने वाला जो प्रोसेस होता है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन कहलाता है. समझ में आ रही है बात? ओके, एक मिनट रुक जाए, बस यहाँ अजान हो रही है बेटा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. अच्छा जी, हाँ मुस्कान बेटा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये लॉन्ग लॉन्ग में तो नहीं आता, बट शॉर्ट में पूछ सकते हैं. सही है. और वैसे भी बेटा, अब आप लोगों के लिए सभी कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए. 2 साल बाद एप्टीट्यूड देना है. एप्टीट्यूड में सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता है. सही है. तो मैंने पहले फर्स्ट क्लास में शायद कहा था कि
vaccination and antibiotics are the two methods by which we can increase the immunity. Exactly आयशा, बिल्कुल सही कह रही है, सही है। तो इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर एंटीबायोटिक्स के थ्रू। चले भाई, अब कोई चीता ऑफ द क्लास आप में से मुझे बता सकता है वैक्सीनेशन क्या होती है? आप सबके हुई भी है, इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ कि व्हाट इज वैक्सीनेशन? नाम तो सुना होगा। बॉडी। आयशा बेटा, ये तो एक तरह से इम्यूनाइजेशन की ही डेफिनेशन हो गई ना। वैक्सीनेशन होता क्या है, उसमें हम करते क्या है? मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है, a medicine to protect us from the disease. No, it's not medicine, it's not a medicine. एंटीबायोटिक को आप बोल सकते हैं कि इट्स अ मेडिसिन, बट वैक्सीनेशन इज इट्स नॉट अ मेडिसिन। वो बात तो सही है आयशा आपकी। अच्छा, आयशा भी इतनी सारी है, पता ही नहीं चलेगा मैं किसको बोल रही हूँ। आयशा फुर्रम को बोल रही हूँ भाई मैं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बट वैक्सीनेशन में ऐसा होता क्या है? मुस्कान सच बताइए, पता था आपको या आपने सर्च किया? तो मसले की बात नहीं है, सच बता दिया भाई। पता था या सर्च किया था? अच्छा, पता था, चले फिर तो बेहतरीन जवाब है, एक्सीलेंट आंसर। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन इंसर्ट करते हैं इंसानों में या एनिमल्स में। द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ वैक्सीन या द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। सही है। अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन क्या होती है? अच्छा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस एडवर्ड जेनर साहब ने प्रपोज किया था। तो बेहतरीन सवाल मेरा ये है कि वैक्सीन क्या होती है, जिसमें मुस्कान ने बड़े बेहतरीन जवाब दिया है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें जिस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना, उसी ऑर्गेनिज्म को वीक करके यानी कमजोर करके या उसको मार के बॉडी के अंदर डाल देते हैं। सही है भाई? तो इससे होता क्या है? अच्छा, अब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो WBC होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं हमारा, अब उनको तो नहीं पता ना कि ऑर्गेनिज्म ताकतवर है या कमजोर है। उन्होंने तो बस देखा कि बाहर से ही नया एक ऑर्गेनिज्म आया है, वो सबके सब बाबला जाते हैं बिल्कुल कि हमारे एरिया में ये घुसा कैसे। वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को तेजी के साथ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और इतना अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं कि पूरी एक आर्मी बन जाती है। इससे फायदा क्या होता है? जब कभी भी वो ऑर्गेनिज्म ताकतवर हालत में हमारी बॉडी में आएगा ना, तो पीछे पूरी एक फौज पहले से तैयार होगी उससे लड़ने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो बेसिकली वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना बॉडी में, और वैक्सीन एग्जैक्टली हमारी बॉडी सेफ रहेगी इस तरह। वैक्सीन क्या होती है ये याद रखना है आप लोगों ने। जिस ऑर्गेनिज्म से हमें बचना है, उसी ऑर्गेनिज्म को या तो मार के या फिर वीक करके, कमजोर करके हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जब WBC ये देखते हैं कि बाहर से नया ऑर्गेनिज्म आया है, उनको नहीं पता होता वीक है या ताकतवर है, वो बस देखते हैं बाहर से नया ऑर्गेनिज्म आया है, और वो क्या करते हैं, अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो जब बाद में वो ऑर्गेनिज्म ताकतवर हालत में हमारी बॉडी में आएगा, तो पीछे पूरी फौज रेडी होगी पहले से लड़ने के लिए। ये बात सबके समझ में आ गई है? ओके। और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को वैक्सीनेशन में ये बताना चाहती हूँ बेटा, आयशा, उस ऑर्गेनिज्म को तो मार देंगे, काम तमाम। अगर डेड होगा तो फिर तो जाहिर है वो तो मरा हुआ है, बट अगर वीक होगा तो मार देंगे उसको, बट डिवाइड बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सही है। हाँ जहरा, मैं यही बात आप लोगों की क्लियर करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन हम सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगाते, और भी बहुत से तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, पोलियो के खतरे भी होंगे ना आप लोगों ने, वो आती थी घर में, 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं घर में या नहीं है?
होती थी, सही है। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगती, वैक्सीन जो है वो हम ओरल यानी उनको माउथ के अंदर भी डाला जाता है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता वैक्सीनेशन, सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर वैक्सीन हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होती है, ज्यादातर वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं, बट कुछ ऐसी भी होती है जो हम ओरली देते हैं। अच्छा जी। सो नेक्स्ट जो इम्यूनाइजेशन का तरीका है बेटा हमारे पास वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। अब इनका भी नाम सुना हुआ होगा आपने, तो जल्दी से बता दे भाई एंटीबायोटिक्स क्या होती है। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ये मेडिसिन होती है, लेकिन हर मेडिसिन को तो एंटीबायोटिक नहीं बोलते ना, यानी एक अलग तरह की मेडिसिन है। तो क्या होती है बेसिकली, मुस्कान और आयशा और दिशा, बेटा सारी की सारी मेडिसिन ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज होती है ना, बट ये एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं इनको, ये क्या होती है। अगर कोई चीता ऑफ द क्लास इसका जवाब दे देना मान जाऊंगी। जैसे मुस्कान ने जवाब देता ना वैक्सीनेशन का, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल तो कोई मुझे जवाब देगा इस बात का। कोई अगर एंटीबायोटिक्स का भी बता देना मजा आ जाए। बिस्मा, अब आप ये मुझे बताएं आपने सर्च तो नहीं किया कहीं से, मुझे लग रहा है आपने सर्च मारा है। पक्का प्रॉमिस? ओके चले भाई, बेहतरीन जवाब दे दिया बिस्मा ने, एक्सेलेंट आंसर बिस्मा। एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म से कुछ केमिकल्स निकाले जाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने में इस्तेमाल होते हैं, ये क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक। क्यूरिंग बैक्टीरियल डिजीज। आयशा सना बेटा आपकी बात सही है, बट एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं होती है ना, फंजाई के लिए भी यूज होती है, और बल्कि ज्यादातर आप सही कह रही है, ज्यादातर बैक्टीरिया के लिए ही यूज होती है, पर सारी की सारी यूज नहीं होती, सही है, मेजोरिटी बैक्टीरिया के लिए ही यूज होती है। खैर, एंटीबायोटिक्स का मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि कुछ ऑर्गेनिज्म से केमिकल्स निकाले जाते हैं और उन केमिकल्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो केमिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एग्जांपल दूंगी मैं आप लोगों को तो समझ में आएगा। अच्छा, फर्स्ट और जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। किससे बनी थी भाई, एक फंजाई थी पेनिसिलियम, उस फंजाई से हमने उसके केमिकल्स निकाले और उस केमिकल को हमने एंटीबायोटिक बोल दिया भाई, उसका नाम क्या रखा हमने, पेनिसिलिन। फिर उन केमिकल्स को हमने यूज किया बैक्टीरिया को किल करने के लिए। समझ में आ रही है बात, एंटीबायोटिक एक ऑर्गेनिज्म से केमिकल्स को निकालते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक फंजाई थी पेनिसिलियम, उससे हमने कुछ केमिकल्स निकाले और उन केमिकल्स को हमने क्या नाम दिया भाई, पेनिसिलिन, ये हमारी एंटीबायोटिक हो गई। अब हम इस एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, सही है, तो ये कहलाती है एंटीबायोटिक्स। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई, हमारे पास तीन साइंसदान है, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन, इन तीनों ने मिलकर एंटीबायोटिक का तरीका इजाद किया था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने इतना शानदार काम किया था उस वक्त का कि इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके, वेरी गुड। देन वी हैव रेडियोथेरेपी। क्या होती है भाई रेडियोथेरेपी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेडियो एक्टिव रेस को यूज किया जाता है। कुछ मशीन्स होती हैं जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव रेस निकल रही होती है और उनको यूज किया जाता है
एग्जैक्टली निशा, डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने में और डायग्नोज करने में यूज करते हैं। बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया निशा ने, जैसे एक्सरेज। एक्सरेज को यूज किया जाता है बीमारी का डायग्नोसिस करने में। डायग्नोसिस समझते हैं, बीमारी का पता चलाने में, सही है, बीमारी का सुराग लगाने में कि कौन सी बीमारी मौजूद है। बड़े अच्छे एग्जांपल दिए निशा ने। इसी तरह से ये आयशा ने एग्जांपल दिए, कैंसर्स और ट्यूमर टाइप की जो डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी, सही है। तो रेडियो एक्टिव रेज जिनको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मुस्कान ने भी एक बड़ी जबरदस्त बात बोली है, स्टोन्स, जो किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं, मुस्कान उनके डायग्नोसिस के लिए यूज होती है बेसिकली, सही है। ट्रीट करने के लिए तो यूज नहीं होती है, डायग्नोज करने के लिए यूज होती है, सही है। आयशा खुर्रम बेटा, ये आई के ऑपरेशन में रेडियो एक्टिव रेज यूज नहीं होती है। रेडियो एक्टिव रेज बड़ी खतरनाक होती है और आई जो होती है ना हमारी, वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें लेजर लाइट यूज की जाती है। लेजर जो है वो सबसे कम पावर की, समझ ले, सन रेज में से शामिल है। तो लेजर बेसिकली यूज किया जाता है उसमें। लिथोट्रिप्सी होता है बुशरा, स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, सही है। हाँ आयशा सही बात बोल रही है, वो रे ही है लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव होती है बड़ी खतरनाक किस्म की रेज, सही है। जबकि आंखों के ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे हल्की वाली रेज यूज करते हैं, विच आर लेजर रेज, सही है। रेडियो एक्टिव यूज नहीं करते उसमें। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारे पास रेडियोथेरेपी। देन उसी का बड़ा भाई है कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। तो ऐसी थेरेपी जो केमिकल्स के थ्रू की जाए। खतरनाक इसलिए होती है बेटा, रेडियो एक्टिव रेज जो होती है वो बहुत हाई पावर होती है, हद से ज्यादा हाई पावर होती है। आपने नहीं सुना कि जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, चाहे वो रेडियोथेरेपी से हो रहा हो या कीमोथेरेपी से, उनके अंदर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। उनका वजन गिरना शुरू हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन पे धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये इतनी हाई केमिकल रेज होती है, इतनी हाई केमिकल ड्रग्स होती है कीमोथेरेपी की, कि पेशेंट्स जो होते हैं ना तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, उनके अंदर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बुशरा, रेडियोथेरेपी भी यूज करते हैं कैंसर के लिए अगर कैंसर थोड़ा छोटा है तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैल गया है ना तो फिर हम रेडियोथेरेपी का बड़ा भाई यूज करते हैं, कीमोथेरेपी, सही है। एग्जैक्टली निशा, कुछ सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं, ये इतनी हाई पावर होती है। तो कीमोथेरेपी बहुत सक्सेसफुल है कैंसर ट्रीटमेंट में, और जैसा भी ये आयशा ने बोला है भाई, एड्स के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है कीमोथेरेपी, सही है। ये हो गई हमारे पास। देन वी हैव हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना आप लोगों को? अच्छा, लगा रही हूँ। कीमोथेरेपी केमिकल्स से होती है बेटा, केमिकल्स मतलब ड्रग्स, हार्ड किस्म की ड्रग्स होती है बहुत, जिनको कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है, सही है। केमिकल्स होते हैं, कीमो मींस केमिकल्स। ले लिया आयशा स्क्रीनशॉट? ओके। हाइड्रोपोनिक्स, ये क्या होती है भाई? हाइड्रो का मतलब आप सब जानते हैं, वाटर। एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम जमीन में उगने वाले प्लांट्स को यूज करते हैं, को उगाते हैं एरेटेड सॉल्यूशन में। एरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? पानी। यानी जो प्लांट्स नॉर्मली जमीन में ग्रो करते हैं उनको पानी में ग्रो करवाया जाता है। इस साइंस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है सोइललेस कल्चर या फिर वाटर कल्चर, सही है भाई। इसके बड़े सारे एडवांटेजेस हैं, आप में से कोई बता सकते हैं बगैर देखे, अपना दिमाग लगाए कि हाइड्रोपोनिक्स से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? मैंने ये पूछा है, बोल बताया जैसा, हाइड्रोपोनिक्स में ये होता है ऐसी ब्रांच जिसमें जमीन में उगने वाले प्लांट्स को पानी
पानी में उगाया जाता है, यानी जमीन के बजाय उसको पानी में ग्रो करवाया जाता है, और इनको सॉइललेस कल्चर या वाटर कल्चर भी कहा जाता है। इसके फायदा कोई मुझे बता सकता है कि इसका फायदा क्या होता है? बगैर देखिए, अपना दिमाग लगाकर बताएं जो भी आपके जहन में आ रहा है। आयुष समंदर में नहीं उगाते, वाटर में, यानी समंदर में तो नहीं, कैसे बताऊं मैं, लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर बाकायदा उगाया जाता है इन्हें। सही है, समंदर में कैसे उगाएंगे बेटा? समंदर का तो पानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है ना। एग्जैक्टली, निशा ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिया, मनी प्लांट में। आपके घर में आप लोगों की मदर्स इस तरह से करती है क्या कि मनी प्लांट जो होता है वो छोटी छोटी बॉटल्स में जगह 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 पे लगाया हुआ होता है उन्होंने? मेरी मदर तो ये बहुत करती है। उनको जो भी बॉटल खाली मिल जाती है ना, चाहे वो दिखने में अच्छी हो या नहीं, वो उसमें मनी प्लांट लगा के जगह जगह पे लगा देती है और वो ग्रो भी कर जाता है भाई। ये बड़ी एक सस्ती सी एग्जाम्पल है हाइड्रोपोनिक्स। वैसे हाइड्रोपोनिक्स बड़े बड़े जगहों पर होता है। तो यहाँ मुस्कान ने जवाब दिया मुझे, और आयशा ने भी बोला कि सॉइल की जो डिजीजेस होती है ना वो कंट्रोल हो जाती है। एक्सीलेंट आंसर, सही है भाई। देखिए, जमीन के अंदर तो बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और बहुत से पैरासाइट्स मौजूद हैं जो प्लांट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। सही है, अगर हम साफ पानी के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे तो जितनी भी सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, डिजीजेस है प्लांट्स की, वो सब खत्म हो जाएंगी। पहला फायदा तो ये हो गया भाई, एक्सीलेंट आंसर। और कोई मुझे फायदा बता सकता है? कोई और फायदा? ऐसा होता तो है, बट ये हाइड्रोपोनिक्स के फवायद में शामिल नहीं है। ये जनरली हर प्लांट यही कर रहा होता है। तो जमीन से भी उगेगा तो भी एयर मिलेगी, पानी नहीं देना पड़ेगा फिर। वेजिटेबल्स भी तो ग्रो करती है, वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है, नो डाउट। तो पहला तो ये हो गया भाई कि डिजीजेस जो है वो कम हो गई। एक बिस्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। हाँ, ये बात सही कह रही है आप निशा, कमरे में रख नहीं सकते सॉइल वाले। सही है, बिस्मा ने बड़ी अच्छी बात बोली है भाई कि पानी के अंदर जब आप प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं ना, तो उनका जो एरिया होता है ना वो छोटा पड़ जाता है। यानी अगर आपको सॉइल, अगर आपको इतना बड़ा एरिया चाहिए ना सॉइल में प्लांट ग्रो करवाने के लिए, तो पानी के अंदर आपको सिर्फ इतना सा एरिया चाहिए होगा वो प्लांट ग्रो करवाने के लिए। सही है, तो जो कल्टीवेशन का एरिया होता है ना, जो रिक्वायर्ड एरिया होता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, हमें फायदा हो जाएगा, हमें कम जगह पर हम ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इससे। सही है भाई, पानी में प्लांट्स ग्रो होते हैं तो जमीन बच जाती है। जमीन आयशा बच नहीं जाती, पानी क्योंकि कम जगह घेरता है, पानी में क्योंकि कम जगह लेते हैं प्लांट्स ग्रो करने में, तो इसलिए हमें आसानी होती है, कम जगह पे हम ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये होता है basically। सही है भाई। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? नहीं बेटा, पानी से ऑक्सीजन नहीं लेते प्लांट्स, नॉर्मली पानी से नहीं लेते ऑक्सीजन। अच्छा, बहुत सी जमीनें इस दुनिया की ऐसी है बेटा जहाँ पे फसलें ग्रो ही नहीं कर सकती, बंजर जमीनें। सही है, बहुत से रेगिस्तानी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फसलें ग्रो नहीं कर सकती। तो ऐसी जमीनों पर आराम से क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, यानी उस जगह के जो लोग हैं वो आराम से क्रॉप्स को ग्रो करके अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं। सही है, तो जो एरिड पार्ट्स होते हैं ना इस दुनिया के, जो बंजर जगह होती हैं, उन जगहों पर क्रॉप्स आराम से ग्रो कर जाती है हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। ये तीसरा फायदा तो ये है। और चौथा फायदा ये है कि जब हम पानी में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं ना, तो हम अपने पास से मिनरल्स भी डालते हैं प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट, जमीन में तो नेचुरली मिनरल्स मौजूद है, हमें नहीं पता कौन सा प्लांट कौन से मिनरल्स यूज करके क्या कर रहा है। लेकिन जब हम पानी में उगाते हैं प्लांट्स को लेबोरेटरीज वगैरह में, तो बाकायदा मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू कि कौन से प्लांट्स कौन से मिनरल्स को यूज करते हैं ज्यादा अपनी ग्रोथ के लिए। हमें मिनरल्स के बारे में नॉलेज मिल जाती है। समझ में आ रही है बात?
आयशा खुर्रम, फर्टिलाइजर तो नहीं डालना पड़ता, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं डालने की वजह से ही तो हमें अलग से मिनरल्स डालने पड़ रहे हैं ना। फर्टिलाइजर में क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो फर्टिलाइजर्स मौजूद होते हैं, नेचुरल जो होते हैं या जो आर्टिफिशियल भी होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, सही है। अब जब हम पानी में ग्रो कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर तो नहीं डाल रहे हैं, तो हम अलग से क्या डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, सही है। फर्टिलाइजर में बेसिकली मिनरल्स ही मौजूद होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग। क्या होता है भाई क्लोनिंग? सेम जेनेटिक मटेरियल की क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल। आयशा आपने बात तो बिल्कुल सही बोली है, एक्सीलेंट आंसर। क्लोनिंग में क्या होता है भाई, सेम जेनेटिक मटेरियल की सेम कॉपीज बनाई जाती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि कौन सी रिप्रोडक्शन के थ्रू, बाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं ना आप लोग, क्या मैं एक्सप्लेन करूं? ओके, तो क्लोनिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल की सिमिलर कॉपीज बनती है बाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्लोनिंग जो है बेटा, उसमें जो कॉपीज बन रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, क्लोन्स कहलाती हैं। अच्छा बता देती हूँ, नॉर्मली हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा, उसमें क्या होता है, एक फादर इन्वॉल्व है, एक अदद फादर है और एक अदद मदर है, ऐसा ही है ना। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब रिप्रोडक्शन होती है, तो एक सेल फादर की तरफ से आता है, एक मदर की तरफ से आता है और फिर एक जाइगोट बन जाता है। नॉर्मली हमारे अंदर तो ऐसे ही होता है, सही है भाई। रिप्रोडक्शन, ये वाली रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, मदर और फादर, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, दो सेक्सेस इन्वॉल्व हो, दो जेंडर्स इन्वॉल्व हो, ऐसी रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। आयशा मेल की नहीं, फीमेल की भी जरूरत नहीं होती, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है बस, सही है, सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जेंडर नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें दो जेंडर्स इन्वॉल्व नहीं होते, मेल और फीमेल, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ऐसी रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली वैसा, या तो मेल या फीमेल, सही है। तो अब समझ में आ गया भाई, क्लियर हुआ कि एसेक्सुअल क्या होती है रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्लोनिंग के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज, सिमिलर कॉपीज बनती है बाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो कॉपीज क्या कहलाती है बेटा, क्लोन्स कहलाती हैं। अब दो तरह की क्लोनिंग होती है, सही है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की क्लोनिंग पाई जाती है, एक है नेचुरल क्लोनिंग और दूसरी है आर्टिफिशियल क्लोनिंग, सही है भाई। नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है, जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद हो रही हो, हम हमारा उसमें कोई अमल दखल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं ना, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, वो नेचुरल क्लोनिंग है, सही है। ट्यूमर सेल्स जो बन रहे होते हैं, नेचुरल क्लोनिंग है। कैंसर सेल्स जो बन रहे होते हैं, खुद ही बन रहे होते हैं ना, हम थोड़ी बनवा रहे होते हैं, तो ये क्या है, नेचुरल क्लोनिंग, सही है। ये एग्जांपल है नेचुरल क्लोनिंग की। देन वी हैव आर्टिफिशियल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होती है, जो हम खुद लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, ह्यूमन के जो लिवर सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं और जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी क्लोनिंग की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, ताकि डिफरेंट डिजीजेस के अंदर इनको यूज किया जा सके बंदे को ट्रीट करने के लिए, सही है। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास आर्टिफिशियल क्लोनिंग। देन सबसे पहली क्लोनिंग जो इस दुनिया में हुई थी ना, वो एक शीप थी, एक भेड़ थी। आयशा बेटा, हमारी बॉडी में तो खुद बन रहे होते हैं ब्लड सेल्स,
लेकिन लेबोरेटरीज के अंदर बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल्स के सेल्स भी बनाए जाते हैं क्लोनिंग के लिए। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की क्लोनिंग नहीं हो रही होती, उनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सही है। अच्छा जी, तो 1997 में सबसे पहली जो क्लोनिंग हुई थी वो किसकी थी? एक शीप थी, उसका नाम था डॉली, उसकी क्लोनिंग हुई थी। और लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि उस शीप का जो वो शीप 1 साल के बाद ही जिंदा नहीं रह सकी थी। सही है, वो मर गई थी, बिल्कुल नई शीप बनाई थी और वो मर गई थी भाई, नेक्स्ट 1 साल के अंदर ही वो मर गई थी। क्यों मर गई थी भाई? देखिए भाई, क्लोनिंग जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं। जो आर्टिफिशियली बनाया था ना शीप को, जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग हो रही है वो तो चलेगा, नेचुरल जो क्लोनिंग हो रही है वो एक अलग चीज है। बट जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग हो रही है वो इंसान खुद कर रहा है। कुदरत के काम में अगर कोई इंसान अमल दखल देगा तो उसको भारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। तो डॉली जो शीप थी उसको क्योंकि आर्टिफिशियली क्लोन किया गया था, बनाया गया था, वो सरवाइव ही नहीं कर पाई, कुछ टाइम के बाद मर गई, क्योंकि कुदरत के काम में हम दखल अंदाजी कर रहे थे। और यही वजह है कि अब इस तरह से ऑर्गेनिजम्स के बनाने वाली जो क्लोनिंग है इसको बैन कर दिया गया है, अब ये नहीं की जाती। सिर्फ ये जो सेल्स बनाने वाली क्लोनिंग होती है ना, लिवर सेल्स, स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, क्योंकि ये बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज होती है इसलिए ये अलाउड है। अदरवाइज जो ऑर्गेनिजम्स बनाने वाली क्लोनिंग होती है वो अलाउड नहीं है। और आयशा खुर्रम ने ऊपर सवाल किया था लेबोरेटरी में एग्जैक्टली आयशा, करते ये है कि एक ह्यूमन का सेल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी के अंदर उसके क्लोन्स बनवाते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो सेल ज्यादा से ज्यादा बन जाए। सही है, इस तरह से लेबोरेटरी में होता है। आयशा, ये आपका ना बहुत ही कोई अच्छा सवाल है कि उसके हार्ट नर्व्स वगैरह कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको इसका जवाब दे तो सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि आपने ना अभी जेनेटिक्स पढ़ी भी नहीं। आप लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर। सही है, जब आप सेकंड ईयर के अंदर, आई गेस चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक है या चैप्टर नंबर 8 या 9, इन तीन में से किसी एक चैप्टर में टॉपिक है ये वाला जो आप पूछ रही है ना सवाल, उससे रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा अच्छा उसी वक्त समझ में आएगा। सही है बेटा, या अगर कहे तो मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर दूं। चले मैं बता देती हूँ। मैं क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ जो आयशा ने क्वेश्चन किया था ना, ये हार्ट लिवर वगैरह ये सब कैसे बन जाते होंगे। अब देखिए भाई, आपको पता है कि हमारे स्टमक के सेल्स अलग है, हमारे हार्ट के सेल्स अलग है, और लिवर वगैरह के सेल्स, हर ऑर्गन का सेल अलग है। सही है जी, जी मैं वही बता रही हूँ जहरा। जी, ये लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद बैन कर दी गई। सही है। अच्छा, तो हर हमारी बॉडी का जो सेल है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हर ऑर्गन का, लेकिन हर सेल के अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। भाई हम किससे बने? हम एक सेल से बने ना। जाइगोट क्या था? एक सेल था। यानी उस जाइगोट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, हार्ट बनने की भी, लिवर की भी, स्टमक की भी, ब्रेन की भी, हर ऑर्गन की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। समझ रहे हैं आप लोग बात? फिर जब जाइगोट के सेल्स डिवाइड होना शुरू हुए ना, तो उनमें क्या हुआ कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं हमारे स्टमक के सेल्स के अंदर, सिर्फ वो वाले क्रोमोसोम्स एक्टिव हुए हुए हैं, सिर्फ वो वाला जेनेटिक मटेरियल एक्टिव है जो कि डाइजेशन करवाता है। बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स है ना, जो हमारे ब्रेन को यानी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, या जो आई के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम्स, सब इनएक्टिव है, सब सो रहे हैं। पहले बताएं यहाँ तक समझ में आई सबको बात या नहीं आई? हर ऑर्गन के अंदर जो सेल्स हैं उनमें पूरे क्रोमोसोम्स मौजूद है, लेकिन हर सेल के अंदर